विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं भाषा की इकाइयाँ कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। भाषा की प्रमुख 5 इकाइयाँ होती है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। कभी तो ये संक्षिप्त में भी पूछ लिया जा सकता है और कभी कभार ये प्रश्न कम अंक का होने के बावजूद भी बड़े रूप में भी इसे पूछा जाता है। और कभी कभार अलग अलग प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ध्वनि क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, या शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से याद रखना। तो हम अध्ययन करते हैं भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कि भाषा में क्या क्या बातें आती हैं। सबसे पहली है ध्वनि। ध्वनि क्या है ये हमने पीछे भी पढ़ा है वीडियो में। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपने मुख से जो स्वतंत्र आवाज़ निकलती है इस पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी चीखना चिल्लाना ना, ये स्वतंत्र आवाज़ में नहीं आती। तो स्वतंत्र आवाज़ है वो ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का प्रयोग होता है। भाषा के 2 स्वरूप पढ़े थे हमने पीछे, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक रूप में केवल ध्वनि का ही प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद में है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होता है। देखो, मौखिक स्वरूप में अपने मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। ठीक है ना। और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है या ध्वनि को जब हम स्वरूप देते हैं उस स्वरूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या चीज़ है? ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होने वाला है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण दिया मैंने, क च ट, इनके नीचे हलंत लगे हुए ना, यानी ये पूर्ण व्यंजन। अब इनके अगर और टुकड़े करने चाहें इनके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले से ही खंडित हैं, टुकड़े हो चुके हैं इनके। यानी एक तरह से ले तो ये क है ये आधा है, च है ये भी आधा है, ट है ये भी आधा है। इसके बाद में भाषा की तीसरी प्रमुख इकाई है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा ना वर्ण, जैसे क च ट, ये सब क्या है? वर्ण। तो इस तरह से वर्ण आपस में मिलते हैं और वो वर्ण सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। उन वर्णों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है और उन वर्णों का जब समूह बनता है उस समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिए क, ये क ना, क में क और ए 2 वर्ण मिले, फिर एक सार्थक वर्ण बन गया क। इसी तरह से मैं और ल, इनके साथ मतलब स्वर मिला एक तरह से, हम बोले तो स्वर भी बोल सकते हैं। तो ये सार्थक वर्ण बने हैं क, म और ल, ये तीनों वर्ण क्या बने? सार्थक। और इन तीनों वर्णों का समूह बना, तो समूह बन करके क्या बन गया? कमल। तो कमल है ये क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है। और शब्द हमेशा सार्थक होता है, निरर्थक होता है उसे हम शब्द नहीं कह सकते। इसके बाद में भाषा की अगली इकाई है पद। पद क्या होता है? कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्याकरणिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। देखो, शब्द तक आपको समझ में आ गया। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक तरह से याद रखना आप कि वाक्य में प्रयुक्त, जैसे नीचे मैंने उदाहरण दिया, ये वाक्य दे रखा ना, इस वाक्य में देखो शब्द हैं, युक्त तो हो गए, और इन शब्दों के साथ उनका व्याकरण का स्वरूप मिला है। व्याकरण का स्वरूप बोल दो, चाहे विभक्ति युक्त शब्द बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तब ये क्या बन गए?
पद बन गए। जैसे ये वाक्य पूरा लिखा हुआ है कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर पहला शब्द है राम। राम क्या है? राम शब्द है, राम अभी पद नहीं है। राम पद कब बनेगा? जब राम शब्द व्याकरण का स्वरूप धारण करेगा, अर्थात राम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा, वो चाहे लुप्त रहे चाहे उसके साथ प्रकट हो। तो राम के साथ विभक्ति क्या जुड़ी? ने कारक चिन्ह जुड़ गया। तो ने जुड़ते ही राम ने ये क्या बन गया? पद बन गया। केवल राम है, वो क्या है? शब्द है, और राम के साथ ने जुड़ते ही राम क्या बन गया? पद बन गया। इसी तरह से रावण, रावण क्या है? शब्द है। रावण के साथ व्याकरण का स्वरूप क्या बना? को जुड़ा ना विभक्ति में। तो रावण को, रावण शब्द तो, रावण तो क्या है? शब्द है, और रावण को ये क्या बन गया? पद बन गया। इसी तरह से बाण, बाण क्या है? शब्द है, और बाण से ये क्या है? पद बन गया। इसी तरह से मारा, मारा भी क्या है? पद है। इसे हम शब्द नहीं कह सकते, इसे भी हम पद ही बोलेंगे, क्योंकि ये भी धातु से अपने स्वरूप में परिवर्तित हुआ है। ठीक है ना। इसकी जो मूल धातु थी मारना, मारना से इसने इसका स्वरूप बनाया मारा। व्याकरण का स्वरूप लिया इसने भी। ये क्रिया पद है, इसलिए ये भी पद है। इसके बाद में भाषा की अंतिम इकाई है वाक्य। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ऊपर वाला सेम ही उदाहरण मैंने नीचे दिया कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखो इसमें शब्द क्या है? राम, रावण और बाण, ये शब्द हैं। इसके साथ व्याकरण के स्वरूप जुड़े, व्याकरणिक रूप लिया, ये शब्द से पद बन गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब शब्द मिलते हैं, शब्द का जब समूह बनता है और उस समूह से एक सार्थक भाव मिल रहे हैं। अब इसमें आप ऐसे ले लो कि हम ऐसा लिखें कि रावण को मारा बाण से राम ने। इनका क्या होगा? क्रम अव्यवस्थित हो जाएगा ना। अव्यवस्थित क्रम से हमें कोई अर्थ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब अर्थ समझ में नहीं आएगा तो वो क्या है? वाक्य है या नहीं? वो वाक्य नहीं है। यानी जब हम उसे सार्थक रूप से स्वीकार करेंगे, जब हम उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं, तभी वह शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। तो विद्यार्थियों, परिभाषा मैंने बिल्कुल ही सरल भाषा में लिखी है। इन परिभाषाओं को आप याद कीजिए और समझिए।